स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 का सीडीपी का क्वेश्चन। देखिए, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया था आपका जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, आपका आने वाले एग्जाम जो 2026 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो एग्जाम होगी, उसकी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है आपके आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक में, सिर्फ उतना क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं ना, तो आप एग्जाम को आराम से पास कर जाएंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और उसी से मॉक टेस्ट लगाइए। और हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, सबको हम पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, ये आपका जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। क्वेश्चन है आपके सामने, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति से, चौथा ऑप्शन है सामाजिक नीतियों से। देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही में जो सिद्धांत दिया गया था, उसमें विकास प्रभावित होता है किससे, बताइए। तो विकास जो है ना, यह प्रभावित होता है आपका सामाजिक नीतियों से। किससे होता है? आपका सामाजिक नीतियों से होता है, आनुवंशिकता से भी होती है, शिक्षा से भी होती है और संस्कृति से भी होती है। यानी इन चारों से आपका जो है बाल विकास जो है ना, विकास का जो क्षेत्र होती है प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका सही होगा। यह सभी जो है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। कौन कौन? आनुवंशिकता, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियाँ, ये सभी जो है बाल विकास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो दिया गया ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका जो है फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? पहला ऑप्शन है व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। दूसरा ऑप्शन है अव्यवस्थित रूप से, अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। तीसरा ऑप्शन है पूरे विश्व में सही बच्चे में एक समान दर से होता है। और चौथा ऑप्शन है केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, बच्चों में जो विकास होता है, वह होता है आपका व्यवस्थित रूप से होता है। जो भी जितने भी बच्चे होते हैं ना, सभी विकास का जो क्रम होता है वह समान ही होता है। ठीक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या होता है, व्यक्तिक होती है। यानी सभी बच्चों में विकास की जो दर होती है अलग अलग होती है। यानी बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। विकास की क्रम जो है ना एक समान होती है, लेकिन विकास की जो दर होती है, विकास की जो गति होती है, सभी बच्चों में अलग अलग होती है। यही कारण है कि व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। यानी बच्चों में विकास जो होता है सभी में एक समान ही होता है। सभी विकास के क्रम को एक ही समान क्रम को फॉलो करता है, लेकिन सभी बच्चे में विकास की जो गति होती है, विकास की जो दर होती है, वह अलग अलग होती है। और यही विकास की गति यानी यही विकास की दर के कारण
बच्चों में जो है ना व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलता है। यानी कोई बच्चा 2 साल पर ही बोलना चलना शुरू करता है और कोई बच्चा 4 साल पर चलना बोलना शुरू करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों में सभी बच्चों में विकास की जो दर होती है, सभी बच्चों में विकास की जो गति होती है, वो अलग-अलग होती है। लेकिन सभी बच्चों में विकास का जो क्रम होता है, विकास का जो सीक्वेंस होती है, वह समान ही होती है। यानी सभी बच्चे जो है ना विकास सभी बच्चों में विकास एक क्रमिक रूप से होती है, लेकिन विकास की जो दर होती है वो अलग-अलग होती है। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है छोटे बच्चों में समाजीकरण डैश प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीयक कारक है। देखिए छोटे बच्चों में समाजीकरण का जो प्रथम संस्था होती है, वह उसका परिवार होती है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं भाषा को, तो परिवार को समाजीकरण की प्रथम संस्था कहा गया है और विद्यालय, मीडिया, मंदिर ये सभी जो है, यह बच्चों की समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन-सा राइट आंसर होगा बताइए? तो देखिए, बच्चों की प्रथम जो है जो उसका जो समाजीकरण जो प्रथम समाजीकरण संस्था जो होती है, उसका परिवार होती है और पुस्तकालय जो होता है यानी विद्यालय जो होती है, उसका द्वितीयक सामाजिक संस्था होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवार, परिवार और पुस्तकालय। इस बात को आप याद रखिएगा। बच्चे का समाजीकरण की प्रथम संस्था जो होती है, वो उसका परिवार होती है और विद्यालय, पुस्तकालय, मीडिया, मंदिर ये सभी जो है बच्चों की समाजीकरण की द्वितीयक संस्था होती है। बच्चा जो है ना सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। जो भी सीखना होता है, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है, उसके बाद विद्यालय हो गया, उसके बाद आपका धार्मिक संगठन हो गया, मंदिर हो गया, ये सभी जो है ना, ये आपका विद्यालय हुआ, पुस्तकालय हुआ, ये सभी आपका समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया है। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में समाजीकरण का परिवार प्राथमिक संस्था है और पुस्तकालय द्वितीयक संस्था होती है। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। क्या होगा राइट आंसर बताइए? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मिताओं को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सहज क्रिया, दूसरा ऑप्शन है स्कीमा, तीसरा है संकेत और चौथा है अवधारणाएं। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को हम स्कीमा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? स्कीमा के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लय वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास की लय वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुवांशिक कारक, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संस्कृति,
तीसरा ऑप्शन है भावनात्मक प्राकृतिक कारक, चौथा ऑप्शन है शारीरिक संवेग। देखिए लय वागोत्स्की ने कहा था कि बच्चों जो है ना अपने समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बच्चों क्या किससे सीखते हैं? समाज और संस्कृति से सीखते हैं। यह बात किसने कहा? लय वागोत्स्की ने कहा था। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार आपका राइट ऑप्शन कौन होगा बताइए? तो आपका राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा, संज्ञानात्मक संस्कृति। ठीक है, क्या होगा? संज्ञानात्मक संस्कृति होगा। लय वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लय वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया था? देखिए लय वागोत्स्की ने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वह जो है ना किस पर बल दिया था? तो वह बल दिया था आपका किस पर? तो संज्ञानात्मक द्वंद्व पर बल दिया था। ठीक है, किस पर? संज्ञानात्मक द्वंद्व पर बल दिया था। तो ऑप्शन जो है आपका, सॉरी संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा आपका ये होगा आपका भाषा पर बल दिया था। ठीक है, किस पर बल दिया था? भाषा पर बल दिया था। लय वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में की भूमिका पर किस पर बल दिया था ज्यादा? भाषा पर। ठीक है, किस पर बल दिया था? भाषा पर बल दिया था। तो ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ जो है ना यह प्रस्तावित किया गया था आपका जीन पियाजे के द्वारा भी। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। तो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, क्या होगा? जीन पियाजे। इन दोनों ने बच्चों में नैतिक विकास के बारे में बताया था। कौन कौन? जीन पियाजे और कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रतिविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? पहला ऑप्शन है दृढ़, दूसरा है गैर यानी लचीला, तीसरा है लचीला सुत्तमय और चौथा है अनजान। कैसा होना चाहिए? देखिए एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय में कैसा होना चाहिए? तो लचीला शून्यमय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका थर्ड राइट आंसर होगा लचीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, चौथा ऑप्शन है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। क्या होगा राइट आंसर बताइए? बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। तो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है अभिकथन ए दिया हुआ है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न को हल करने में वह कठिनाई को महसूस कर रहा है, तो एक अध्यापक के नाते आपको उसको क्या है, उसके विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कथन क्या है आपका सही है। इसका तर्क है अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। ये भी सही बात है कि ये नहीं कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे हम सफलता की क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ये सही है लेकिन इसका तर्क आर जो है ना गलत है। यानी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को सफलता के लिए आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या है? गलत है ना। बच्चे उसे क्या है, पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सही है और आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन जो है ना आपका क्या होगा?
थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। देखिए, जेंडर जो है ना ये आपका जैविक है, जबकि सॉरी जेंडर जो है ये आपका सामाजिक है और लिंग क्या है आपका जैविक है। तो ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर क्या है आपका सामाजिक संस्कृति द्वारा दिया गया या रूढ़िवादी धारणा होती है, जबकि लिंग जो है ये आपका जैविक होती है, जन्म से ही निर्धारित होती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा सामाजिक जैविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उनको मिटा देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है दमन करना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्या है, उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, तीसरा ऑप्शन है संभावित असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आकलन का जो है ना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने के प्रति समझ बनाना, ये आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बंद बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को करना चाहिए विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना चाहिए। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु क्या देना चाहिए, समय देना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन जो है ना आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है रूढ़िवाद और स्थापित धारणाएं, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित उपागम, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा, तो यह रूढ़िवाद और स्थापित धारणा के द्वारा। तो ऑप्शन जो है ना आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, रूढ़िवाद और स्थापित धारणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पठन वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है। पहला पहला ऑप्शन है स्केच बनाना, दूसरा है वाचन, तीसरा है देखना, चौथा है सुनना। तो देखिए, पठन वैफल्य जो है ना, ये पठन वैफल्य जो है यह किससे संबंधित होता है बताइए। तो पठन वैफल्य जो होता है आपका अ, पठन वैफल्य यह पढ़ाई संबंधी विकार होती है, यानी वाचन। तो ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, वाचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं सैमपट पर लिखनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, चौथा ऑप्शन इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। तो देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो एक अध्यापक को जो है ना, जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है
वैसे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को जो है ना, उसको लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। उसको लिखित सूचना ना देकर के उसको मौखिक रूप से उस बात को बताना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, जो स्वलीनता विकार से जूझते हुए विद्यार्थी होते हैं, जो जिन बच्चों में स्वलीनता विकार होती है, वैसे बच्चे जो है वैसे बच्चे जो है वो अवरोध संप्रेषण कौशल, उसमें क्या होता है, अवरोध संप्रेषण कौशल होती है। ठीक है, वह किसी के सामने बोल नहीं पाता है, किसी के सामने बोलने से वह क्या है, मुंह को छिपाता है। तो यह विकार जो है ना किस तरह के बच्चे में पाए जाते हैं, जिसमें स्वलीनता विकार होती है। तो ऑप्शन जो है ना आपका, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, अवरोध संप्रेषण कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है बच्चों के प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? पहला ऑप्शन है बुद्धि का निम्न स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोधगम्यता का उच्च स्तर, तीसरा ऑप्शन है कार्यों को आसानी से छोड़ देना, चौथा ऑप्शन है छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। देखिए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उसमें जो है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया हुआ है